स्टैंडर्ड 10th साइंस चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। मैं विनय सर इस वीडियो में आपके लिए पाठ के अंतर्गत प्रश्न लेकर आया हूँ। कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में 4 प्रश्नों का अध्ययन किया। आज हम 5वें प्रश्न से अध्ययन शुरू करेंगे। 5वां प्रश्न, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो जब भी हमें अंतर लिखने का हो, परीक्षा में जब भी अंतर पूछा जाए तो बीच में लाइन खींचनी है और एक तरफ लिखना है स्वयं पोषी पोषण और एक तरफ विषम पोषी पोषण। फिर पहला पॉइंट लिखने का, जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयं पोषी सजीव कहते हैं और इस प्रकार की उनकी पोषण पद्धति को स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण में पहला पॉइंट, जो सजीव अपना भोजन दूसरे सजीव में से प्राप्त करते हैं उन्हें विषम पोषी सजीव कहते हैं और इस प्रकार की उनकी पोषण पद्धति को विषम पोषी पोषण कहते हैं। अंतर का दूसरा पॉइंट, स्वयं पोषी पोषण में स्वयं पोषी पोषण वो सजीव करते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन विषम पोषी पोषण में क्या होता है कि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए वो भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं। स्वयं पोषी पोषण में तीसरा पॉइंट, इसका उदाहरण आएगा हरी वनस्पति, नील हरित शैवाल और क्लोरोफिल युक्त बैक्टीरिया। विषम पोषी पोषण में उदाहरण आएगा मनुष्य सहित सभी प्राणी, बैक्टीरिया और कवक। फिर से देखिए, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। अंतर लिखते समय बीच में लाइन खींचनी है। एक तरफ स्वयं पोषी पोषण, दूसरी तरफ विषम पोषी पोषण। पहला पॉइंट, जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयं पोषी सजीव कहते हैं और इस प्रकार की उनकी पोषण पद्धति को स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। और जो सजीव भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषम पोषी सजीव कहते हैं और इस प्रकार की उनकी पोषण पद्धति को विषम पोषी पोषण कहते हैं। स्वयं पोषी पोषण में दूसरा पॉइंट, स्वयं पोषी पोषण में उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन विषम पोषी पोषण में उन सजीवों में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं। स्वयं पोषी पोषण में तीसरा पॉइंट, हरी वनस्पति, नील हरित शैवाल, क्लोरोफिल युक्त बैक्टीरिया। विषम पोषी पोषण में तीसरा पॉइंट, उदाहरण मनुष्य सहित सभी प्राणी, बैक्टीरिया और कवक। प्रश्न नंबर 6, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो जब भोजन मुख से आमाशय में जाता है तो भोजन के अंदर जठर रस मिलता है और जठर रस में तनु HCl, पेप्सिन नामक उत्सेचक और श्लेष्म नामक चिकना पदार्थ होता है। तो तनु HCl क्या करता है कि आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है जिससे पेप्सिन नामक उत्सेचक सक्रिय बनता है और प्रोटीन का पाचन करता है
और श्लेष्म नामक चिकना पदार्थ आमाशय की दीवार को अम्ल से बचाता है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो अम्ल आमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम बनाता है, जिससे पेप्सी नामक उत्सेचक सक्रिय बनता है और प्रोटीन का पाचन करता है। प्रश्न नंबर 7, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइमों का मतलब उत्सेचकों का क्या कार्य है? तो पाचक एंजाइम भोजन के अंदर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका सरल घुलनशील और शोषण हो सके ऐसे पदार्थों में उनका विघटन करते हैं। तो पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? तो पाचक एंजाइम भोजन में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल घुलनशील और शोषण हो सके ऐसे पदार्थ में उनका विघटन करते हैं। प्रश्न नंबर 8, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो पचे हुए भोजन का शोषण करने के लिए क्षुद्रांत की दीवार में अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जो शोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं और जिसे दीर्घरोम कहते हैं। तो इनके अंदर रुधिर वाहिकाएं होती है जो पचित भोजन का शोषण करती है और शोषण करके उसे रुधिर में भेज देती है। फिर से देखिए, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत की दीवार में अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिसे दीर्घरोम कहते हैं, जो शोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं और इस दीर्घरोम के अंदर रुधिर वाहिका होती है। ये रुधिर वाहिका पचित भोजन का शोषण करके उसे रुधिर में भेज देती है। अगर आपको मेरे ये सभी प्रश्न समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।